वो देवताओं की चहेती थी। पुर इसरार सरगोशियां उसकी रहनुमा थी। उसकी आंखों में मौत की कड़कती बिजलियां पोशीदा थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसके हाथ में जिंदगी की लकीर थी और ना मौत की। वो सांप से भी ज्यादा जहरीली थी। अपने दुश्मन की कटी हुई गर्दन देखना चाहती थी। पुर इसरार और शैतानी कुव्वतें उसकी राह में हायल थीं। पुर इसरार कुव्वतों की मालिक एक दो शीदा की हंगामों भरी दास्ताने अजीब दीद बान। उसी वक्त पुलिस की एक गश्ती गाड़ी उधर आती हुई दिखाई दी और गाड़ी पर नजर पड़ते ही जारज ने रानी को टैक्सी से नीचे धकेल दिया और खुद टैक्सी में फरार हो गया। लोगों ने चिल्लाकर हाथ उठा उठाकर पुलिस की गाड़ी को रोका और इसी दौरान रानी हंगामे से फायदा उठाकर वहां से गायब हो गई। लोग हैरान रह गए कि इस वक्त सुबह के 9:30 बजे थे और सड़कों पर लोगों का हजूम था। पुलिस की गाड़ी को बस स्टॉप तक पहुंचने में उसी सबब कई मिनट लग गए और पुलिस वालों ने रानी को तलाश किया होगा, मगर वो तो दूर निकल चुकी थी। उस हादसे के बाद बेरू चौकन्ना हो गया। उसने रानी को रिवाल्वर चलाना सिखाया और फिर हिफाजत की खातिर एक रिवाल्वर उसके हवाले कर दिया जो बगैर लाइसेंस का था। उसी के साथ बैरू ने गणेश को रानी के साथ साथ रहने का हुक्म दिया। अपने गुर्गों में उसे गणेश पर सबसे ज्यादा भरोसा था और रानी मजाजन सनसी खेदी पसंद करती और इसीलिए उसे यह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फिर गणेश का साथ भी उसे पसंद था और वो गणेश को दिल ही दिल में चाहने लगी थी, मगर इजहार नहीं किया था और उसकी वजह बैरू भी था और रानी उससे बहुत डरती थी। उसी के खौफ से रानी गणेश की तरफ देखने की भी हिम्मत ना करती और धंधे के वक्त गणेश कभी तो खुलकर रानी के साथ रहता तो कभी छुपकर, और गणेश के अलावा ग्रोह के 2-3 आदमी भी साई की तरह रानी के आगे पीछे रहते। गणेश जब खुलकर रानी के साथ रहता तो रानी को एक अनजाना सा सुख मिलता और कभी वो दोनों तालिब इल्म बनकर सफर करते और कभी नो ब्याहता जोड़ा बनकर, और दोनों की सूरतों में उनके किरदार काबिल दीद होते और उन पर कोई भी शुबा ना करता। इन दोनों के ये ज़ाहरी किरदार असल सूरत से मुसाफिरों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए होते और जब रानी अपना शिकार ताड़ लेती तो करीब जाकर काम कर गुजरती और कभी कभी मोहब्बत का स्वांग रिचाते रिचाते स्वांग भरने वाले से सच भी मान लेते, और रानी और गणेश के साथ यही हुआ। लेकिन बैरू के खौफ से दिल की बात जुबान पर न आई और वह किसी मौका के इंतजार में रहे। एक दफा दोपहर ढलने तक कोई अच्छा शिकार न मिला तो रानी और गणेश ट्रेन से उतरकर बस स्टॉप की तरफ चल दिए। उनके पीछे पीछे उस दिन बैरू भी था और रास्ते में रानी और गणेश को मुनव्वर के गिरोह को एक आदमी दिखाई दिया और जो रानी की तरफ देखकर खांस रहा था। बस में बैठ जाने के बाद गणेश ने यह बात बैरू को भी बता दी और बैरू उस वक्त हीरे की अंगूठियां पहने सेठ बना हुआ था। बस चली तो उसने देखा कि एक टैक्सी भी साथ साथ चल रही है और रानी ने बस में हाथ की सफाई दिखाकर माल गणेश को थमा दिया। अगले स्टॉप पर रानी, गणेश और बैरू उतर गए और वहां से वो दूसरे स्टॉप के लिए पैदल ही चल दिए। रानी को अभी मजीद काम दिखाना था और वहां बैरू का एक और गुर्गा इंतजार कर रहा था। शाम हो रही थी और वो एक बाईपास से गुजर रहे थे कि पीछे से अचानक एक कार आई और बैरू को कुचलती हुई निकल गई और ये देखकर गणेश और रानी को सख्ता सा हो गया और वो ये भी ना देख सके कि उस कार में कौन था, और उनके होश ठिकाने आए तो उन्होंने बैरू को फौरन अस्पताल पहुंचाया और बैरू को होश ना आ सका और सुबह होते होते उसने दम तोड़ दिया। बैरू मर गया तो रानी और गणेश ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी आरजू पूरी कर सकेंगे और कुछ दिन तो वो दोनों धंधे पर नहीं गए और घर में ही रहकर एक दूसरे से मोहब्बत का खराज वसूल किया और वो इस तरह पहली बार साथ रहे थे, वरना अब तक बैरू उनके दरमियान हिजर की दीवार बना रहा था। वो तो चैन से थे, मगर उन लोगों को कैसे चैन आता जिन्होंने रानी को हथियाने के लिए बैरू को मौत के घाट उतार दिया था। पहले जारज और फिर मुनव्वर ने बराह रास्त रानी से बात की और रानी ने उन दोनों ही के साथ रहने से इनकार कर दिया और बनवारी लाल ने रानी की मां से राब्ता कायम किया कि उसके जरिए रानी पर दबाव डलवाए। बनवारी ने उसके लिए बुढ़िया को लालच दिया और रानी की मां जानते थे कि रानी अब जवान हो चुकी है और दबाव में नहीं आएगी। उसने यही सोचकर बनवारी को साफ जवाब दे दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती।
मुनव्वर ने एक दिन गणेश को रास्ते में घेर लिया और फिर गणेश को इस शर्त पर मनोहर ने छोड़ा कि तुम या रानी के साथ रहना तर्क कर दो या मां रानी के मेरे गिरोह में शामिल हो जाए। बंसी मांझी और आशिक ने रानी को धमकी दी कि अगर वो उनके साथ शामिल ना हुई तो बैरू की तरह उसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। और आखिरकार तंग आकर गणेश और रानी ने किसी भी गिरोह में शामिल होने का फैसला किया, मगर दो बातें आड़े आ गईं। एक तो यह कि कोई भी गणेश को इतना हिस्सा देने पर आमादा नहीं हो रहा था और जितना रानी चाहती थी, और दूसरा ये कि वो लोग रानी को तन्हा गणेश के साथ रहने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। जारज तो रानी के हंगामा से ज्यादा खुद उसी का दीवाना था, लेकिन रानी पर अब गणेश का जादू चल चुका था और वो इसीलिए गणेश के सिवा किसी को भी अपनी खिलवतों का अमीन बनाने पर आमादा नहीं थी। अब वो इतनी भोली और मासूम नहीं रही थी कि हर कोई उसे बहला फुसलाकर अपना मकसद पूरा कर ले। उसका नतीजा ये हुआ कि वो किसी भी गिरोह से मुसाहलत नहीं कर सकी और रानी को अपनी गोरी रंगत, तीखे नकुश, सरू कद और हाथ की सफाई पर पूरा भरोसा था और गणेश को अपने कुव्वते बाजू और रानी की वफा पर मुकम्मल यकीन, और दोनों एक दूसरे को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे और इसी सबब किसी के सामने झुकने पर तैयार नहीं थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने बड़ी बेखौफी के साथ एक बार फिर धंधा शुरू कर दिया और रानी पहले ही की तरह अपना काम करती और गणेश साई की तरह उसके आसपास मौजूद होता और वह अपने पास रानी की हिफाजत के ख्याल से बरा हुआ रिवाल्वर रखे रहता था। जारज ने एक दिन बस में रानी का हाथ पकड़ लिया तो गणेश उससे भिड़ गया और उस वक्त रानी ने किसी भी की जेब साफ नहीं की थी, इसलिए वो भी नडर होकर जारज को फटकारने लगी और मुसाफिर ने जारज की बजाय उन दोनों का साथ दिया और जारज ने यह सूरत हाल देखी तो बस से उतर कर खिसक गया। और उस वाक़े के बाद बस में या नवाही इलाकों की तरफ जाने वाली हर ट्रेन में रानी को दूसरे गिरोहों का कोई ना कोई आदमी दिखाई देने लगा और उससे रानी समझ गई कि अब वो लोग उसे पकड़वाने के चक्कर में हैं। रानी ने इसीलिए वक्ती तौर पर अपना धंधा ठप कर लिया और गणेश फिक्रमंद हो गया। उसने एक दिन रानी से कहा कि इन सालों के डर से हम अपना धंधा बंद कर देंगे, तो मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि वो क्या कर लेते हैं। और गणेश के इसरार पर रानी राजी हो गई। उस दिन तो रानी ने गणेश के दिल पर क़यामत ही डाल दी और वह बेहद हसीन लग रही थी। चूड़ीदार पजामा, चिकन का कुर्ता और कामदार दुपट्टा ओढ़ कर वो कोई लखनवी दोशीदा मालूम हुई और हल्की सी मखमली शाल इस तरह ओढ़ी थी कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। और गणेश उसके साथ साथ चल रहा था और दोनों स्टेशन पहुंचकर एक ट्रेन में चढ़ गए और वो कभी लंबे सफ़र पर जाने वाली किसी ट्रेन में नहीं बैठते थे और बम्बई लौटने में आसानी रहे। खुशकिस्मती से पहले ही नज़र में रानी को एक मोटी असामी नज़र आ गया और घूंघट की ओर से रानी ने उसकी तरफ नैन बांध चलाने लगी और आसामी ने यह देखा तो खुद ही खींचा चला आया और गाड़ी एक स्टॉप पर रुक कर आगे बढ़ी तो गणेश ने देखा कि जारज डब्बे के दरवाजे पर खड़ा हुआ रानी को घूर रहा है। गणेश रानी से ज़्यादा फासले पर नहीं था और उसने आंखों ही आंखों में रानी को इशारा किया कि खतरा है, और उसके बावजूद रानी अब अपना शिकार छोड़ने पर आमादा ना थी। गाड़ी ने एक मोड़ पर झटका खाया और सामी जैसे ही रानी की तरफ झुका, रानी ने अपना काम कर लिया। एन उसी लम्हे जारज चीखता हुआ रानी की तरफ लपका और उसने रानी के हाथ की सफाई देख ली थी। एक साथ से जारज ने रानी की कलाई पकड़ी और दूसरे से गणेश का बाजू फिर चलाया और देखो ये जेब कतरे हैं, और उसने मेरे सामने जेब काटी है। रानी ने फौरन पर्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अपनी कलाई छुड़ाते हुए चीखी, गुंडा गुंडा। और गणेश ने दांत पीस कर कहा, साला शरीफ लगे लड़कियों को छेड़ता है। और फिर उसने जारज से अपना बाजू छुड़ा कर चाकू निकाल लिया। वार बचाते बचाते भी जारज के पेट में एक 1.5 इंच चाकू घुस ही गया और फिर तो जैसे जारज पर खून सवार हो गया। वो बहरहाल एक गिरोह का सरगना और माना हुआ लड़ाका था और चाकू चलाने में उसे महारत हासिल थी। और उसने गणेश के मुंह पर मुक्का मारा और ज़रब इतनी शदीद थी कि गणेश लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हट गया और उसी से फ़ायदा उठा के जारज ने भी चाकू निकाल लिया और फिर दूसरे ही लम्हे गणेश पर टूट पड़ा। लंबे फल वाला चाकू सीधा गणेश के पेट में घुस गया और गणेश चीख उठा और उसी के साथ रानी के मुंह से भी चीख निकल गई और उसकी दुनिया उसी के सामने लुट गई थी। जारज का चाकू अब गणेश के पेट में घुसा हुआ था और चाकू के दस्ते पर उसकी गिरफ्त थी और उसने दांत पर दांत जमाकर चाकू घुमाया और फिर उसे बाहर निकाल लिया। गणेश मुंह के बाल नीचे आ रहा और खून का फवारा छूटा तो मुसाफिर खौफजदा होकर दूर हट गए।
रानी किसी बुत की तरह खड़ी हुई जारज को घूर रही थी और उसके होंठ बिंचे हुए थे और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। जारज खून आलू चाकू थामे रानी की तरफ बढ़ा और बोला, चलो मेरे साथ। और उसका लहजा थकमाना था। और उसी वक्त रानी ने अपने नेफे में उड़ता हुआ रिवाल्वर निकालकर जारज पर गोली चला दी। जारज का जिस्म लहरा कर गिरा और गोली ने उसके माथे में सुराख कर दिया था। 2 कत्ल और 2 मिनट में हो गए थे और मुसाफिर सहमे हुए एक तरफ सिमट गए। ट्रेन चलती जा रही थी और उसके झटकों से खून फैलता रहा और अगले स्टॉप से पहले ही गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो रानी चलती हुई गाड़ी से बाहर कूद गई और फिर देखते ही देखते लोगों की नजरों से उज्जवल हो गई। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही डब्बे के मुसाफिर कूद कर बाहर खड़े हुए और अंदर घुसने वाले मुसाफिर दरवाजे ही से अंदर का मंजर देखकर चीख उठे और पुलिस ने आकर उस डब्बे का मुआयना किया और फिर उसे ट्रेन से अलग कटवाकर ट्रेन को आगे जाने की इजाज़त दे दी और रानी बेहिफाजत अपने घर पहुंच गई और उसके बाद 10-12 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकली। बैरू के गिरोह ने 2 आदमी उस दौरान रानी से मिले और उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया। शायद उसने ये केस फाइल कर दिया है और रानी अब ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उसे किसी न किसी गिरोह का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन वह फिलहाल उसे कोई भी गिरोह अपने शामिल करने का इरादा नहीं। और कुछ दिन गुजरे तो रानी फिर अपना धंधा करने लगी और 2-3 दिन इत्मीनान से गुजर गए और पुलिस के पीछे ना लगी तो और वो भी और मुतमिन हो गई। रानी से बेखबर थी कि CID वाले इंतहाई खामोशी के साथ अपना काम कर रहे थे और मुश्तबा लड़कियों की नकलो हरकत की निगरानी हो रही थी और रानी का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था। सिर्फ हुलिये की बुनियाद पर उसे तलाश किया जा रहा था। और उसी अरसे में रानी एक दिन बस में चढ़ी और मुसाफिरों पर निगाह डाली और उसने महसूस किया कि एक मुसाफिर उसे देखकर चौंक उठा है और वह रानी के लिए कतई अजनबी था। रानी जानबूझकर कोई खतरा मुंह लेना नहीं चाहती थी, इसलिए अगले स्टॉप पर ही बस से उतर गई और बस स्टॉप से वो एक तरफ चल दी और उसके दिल में चोर था और इसलिए कुछ दूर चलकर मुड़ी और पीछे देखा। अपने पीछे उसी बस वाले मुसाफिर को आते देखकर उसका माथा ठनका और फिर वो रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गई। उसने रेलवे स्टेशन के सदर दरवाजे पर रुक कर देखा तो अभी तक वो अजनबी मुसाफिर उसके ताक़ुब में था और ये देखकर वह दिल ही दिल में डर गई। और ट्रेन में चढ़ने के बाद भी वह सीधी डब्बे के अंदर नहीं गई बल्कि दरवाजे ही पर रुककर उस अजनबी को देखने लगी। और फिर जैसी वो ट्रेन हरकत में आई वो अजनबी मुसाफिर भी लपक कर एक डब्बे में सवार हो गया और रानी ने उसे ट्रेन में सवार होते देख लिया। बैरू से अक्सर उसने CID वालों के किस्से सुने थे और उनका क्या तरीक़ेकार होता है और किस तरह मुजरिमों का पीछा करते हैं। उस अजनबी के अंदाज़ो अतवार बिल्कुल वैसे ही थे और इस बात ने रानी को और भी हरासा कर दिया और वह समझ गई थी कि बचना अब मुश्किल है और रानी ने अगले स्टॉप पर ट्रेन से उतर जाना ही गनीमत समझा। मगर जैसे ही वह उतरी 3-4 आदमियों ने उसे घेर लिया। उन लोगों में वह अजनबी मुसाफिर भी शामिल था जो उसका ताक़ुब कर रहा था। रानी ने खुद को उन लोगों के दरमियान घेरा देखा और रिवाल्वर निकालना चाहा, लेकिन इससे पहले उसे दबोच लिया गया और फिर सबसे पहले रानी का रिवाल्वर उनके कब्जे में किया गया और रानी कतई बेबस हो गई। उसे रंज था कि वह अपने रिवाल्वर से दूसरी गोली न चला सकी, लेकिन आइंदा यही बात उसके हक में बेहतर साबित हुई। रानी के खिलाफ कत्ल करने, जेब काटने और बगैर लाइसेंस के रिवाल्वर रखने के इल्जाम में मुकदमात चलाए गए, मगर कोई ऐनी गवाह न होने की वजह से रानी को शक का फायदा मिल गया और सिर्फ बगैर लाइसेंस का रिवाल्वर रखने के जुर्म में उसे 4 माह की कैद की सजा हुई और पहला कत्ल करने के जुर्म में वह सजा पाने से बच गई और उसका हौसला बढ़ गया। जेल में गुजारे हुए 4 महीने उसके लिए 4 सदियों के बराबर थे और इस अरसे में रानी का ज़हन मुख्तलिफ सवालात की अमाजगाह बन गया और फिर इन्हीं सवालात ने उसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। सिर्फ जेब तराशी ही क्यों, और जान खतरे में डालना है तो दौलत दीगर ज़राए से भी हासिल की जा सकती है और मर्द के मुकाबले में औरत का जिस्म कमज़ोर है और उसी कमी को कैसे पूरा किया जाए। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं तो फिर बड़ी मछली कैसे बना जाए। जुर्म की राह में कानून रोड़े अटकाता है तो कानून की आंखों में धूल किस तरह झोंकी जाए। और कानून के रखवाले भी तो आदमी ही होते हैं और हर आदमी के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। दौलत, औरत, फर्जनाज कितने होंगे और तो ऐसों से बच कर रहना कौन सा दुश्वार है। और उसके ज़हन में जो सवाल पैदा हुए थे एक एक करके सभी के जवाब मिल गए और वह जेल से निकली तो एक बदली हुई औरत थी। अवलियत उसने कानून के रखवालों को दी और उसकी नज़र में सबसे बड़े दादा वही थे और खुद को उसने बहुत एहतियात से और संभाल कर खर्च किया।
रानी पर तंज के तीर बरसाए गए कि वह मैदान छोड़कर भाग गई और उसने अपनी मां की रवश को अपना लिया और जहां की खाक थी आखिर वहीं पहुंच गई। लेकिन ऐसा नहीं था और वो तो हसूल मकसद की खातर अपनी राह हमवार कर रही थी और इस तरह दौलत हासिल करना रानी की मंजिल नहीं थी। और फिर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। जो पुलिस अफसरान उसके तीर नजर का शिकार हो चुके थे, उन्हीं में से एक ने रानी के शौक को सराहा और उसी तजर्बेकार पुलिस अफसर ने राजा हरबो जरब की बाकायदा ट्रेनिंग लेने लगी। और पुलिस अफसर ने गालबान ने यह सोचा कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। उसने जीना ज़ात का सफ़र आगाज किया और धीरे धीरे अपने अंदर उतरती गई और कुछ अरसा उसने बड़ी खामोशी से गुजारा और फिर ना मुनव्वर बचा और न बंसी मांझी, न आशिक और न टेकम और न बनवारी। और एक एक करके जुनैन की दुनिया के सारे दिए बुझते गए और उनके बाद एक ही दिया रह गया जिसमें बड़ी रोशनी थी। रानी सबसे बड़ी मछली बन गई। अब उसे एक साथी मुहाफ़िज़ की जरूरत नहीं थी। उसने अपने गिरोह को जदीद खतूत पर अस्तवार किया और जुराइम की दुनिया की यह बेताज रानी खुद ही अपने बंदों को पकड़वा देती और फिर खुद ही मौका देकर छुड़ा लेती। ऐसा उस वक्त होता जब पुलिस अफसरान पर ऊपर से दबाव पड़ता और उन्हें अपनी कारकर्दगी जाहिर करना होती। बम्बई उसका मरकज था, मगर वह सारे हिंदुस्तान में धावे भरती थी। और ये थी बम्बई की रानी जो अब तक अपने गणेश को नहीं बोली थी और वह अपने महबूब के कातिल को मार चुकी थी। मगर ये जख्म अब तक ताज़ा था और मोहब्बत के जख्म भी कभी भरते हैं। और अब उसने मुझ से रिश्ता मोहब्बत इस्तवार कर लिया था, मगर उस रिश्ते की नोयत मुख्तलिफ थी। बदी के मुकाबले में बदी आ जाए तो उससे खैर ही को तकवीत मिलती है। और कलकत्ते में राजा उस्ताद और शंकर ने मुझे बम्बई की रानी समझकर ताज़ीम कर दी थी और अब यहाँ आकर खुद बम्बई की रानी मेरे जान सारों के हल्के में शामिल हो गई। और जब परिंदे किसी जगह से कूच कर जाएं तो उसे किसी नागहानी आफत का इशारा समझा जाता है। और इसी तरह जब शर खैर का हमनवा बन जाए तो ये एक खैर के गालिब आने का इशारा है। मैंने दिल्ली के दौरान में क्या मैं जो चाहा था वो बम्बई आकर मुझे मिल गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और इस वक्त मेरे पीछे सरफरोश तंजीम की ताकत नहीं थी और फिर भी मेरे हलीफा में इजाफा कतई बेहकीकत नहीं था। और अब तक मेरी ज़िंदगी के जिस हाथ पर जो फतेह नसीब हुई और उसमें मेरे इरादे और कोशिश और जद्दोजहद के अलावा खैर की कुव्वतों का बड़ा दखल था। मुझे खबर थी कि बिला सबब मेरे लिए रास्ते हमवार नहीं होते। एक खतरा बम्बई आते ही टल गया था और रानी को मैं दोपहर के खाने के लिए रोक लेती, मगर अब मुझे दूसरे खतरा से निमटना था। सो वह चली गई और मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर चली गई। उसने मुझसे और मैंने उससे कुछ वादे किए और जिनके आफाक का इन्हिसार आने वाले वक्त पर था। पहले कविता लौट कर आई और उसने तस्दीक कर दी कि चंद्र मोहन अभी बम्बई में है और वो ये सुराग भी निकाल लाई थी कि चंद्र मोहन बहुत जल्द बम्बई से जनूबी हिंद की तरफ जाने वाला है। और मेरी हदायत के मुताबिक उसने सयान को नहीं छेड़ा था, अलबत्ता ये पता लगा लिया कि वह बड़े महाराज चंद्र मोहन के अशर में नहीं और अपनी जान पर खेल कर वो अशर में दाखिल हुई थी। चंपा की भी कुछ खबर लगी है कि वह कहाँ है। मैंने कविता से एक और अहम सवाल किया। बस इतना मालूम हुआ कि चंपा जी को बड़े महाराज ने बंगाल भेज दिया। वो तो लानती औरत अभी जिंदा है और मेरा खून खोलने लगा। और इसी कफियत को मैं कविता से मैंने कहा कि क्या चंपा और चंद्र मोहन अभी तक तुम्हारे लिए काबिल ताज़ीम है। और वह मेरे तेवर भांग गई और माजरत करने लगी। एक उम्र की आदत छूटते छूटते ही छूटती है और बालकमंद आ जाए तो फिर खाना खाएंगे और जब तक अपने कमरे में जाकर आराम करो। और मैंने कविता को मुखातब किया और वो उठकर चली गई। आदल आया तो एहतियातन मुझे अपने कमरे में ले गया और एक शैतान हाजिर दूसरा गायब। आदल ने अपने मखसूस लहजे में बताया। कौन सा शैतान गायब हो गया? मैंने चौंक कर पूछा। शैतान नंबर 1 यानी रॉबर्ट हीम। तो इसका मतलब यह है कि वो फिर दिल्ली लौट गया? नहीं, आदल ने जवाब दिया, वो दिल्ली नहीं गया और हमारे आदमी उसके ताक़ुब में हैं और यहाँ से वो गुज़श्ता रोज़ ही रवाना हुआ। और कयास ये है कि वो मैसूर गया है, मगर अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई। मैसूर भी तो जनूबी हिंद में है। मैं बोल उठी और इस वक्त मेरे ज़हन में कविता के ये अल्फाज गूंज रहे थे कि चंद्र मोहन भी जल्द जनूबी हिंद जाने वाला है। आदल कहने लगा कि नक्शे के मुताबिक तो मैसूर वही है जहाँ तुम बता रही हो और मालूम नहीं मेरा दुश्मन क्या खेल खेलने वाले थे। और पहले वो यहाँ बम्बई में जमा हुए और अब यहाँ से जनूबी हिंद की तरफ बढ़ रहे थे। और रॉबर्ट हीम के मैसूर रवानगी, उसी के साथ चंद्र मोहन का बम्बई से बोरिया बिस्तर लपेट कर उधर ही जाना और मेरी समझ में नहीं आया था।
सयान तो यही है और मैंने आदिल की बात का नज़रअंदाज करके तस्दीक चाही। हाँ, वो शैतान मौजूद है और उसकी निगरानी भी जारी है। सख्त पहरे में उसे कभी कभार गवर्नर हाउस से निकलते देखा गया है। स्टेट गेस्ट हाउस यहाँ भी है, मगर सयान को वहाँ नहीं रखा गया और उसकी वजह सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम भी हो सकते हैं। बहरहाल वो यहीं भी सरकारी मेहमान। और रॉबर्ट हिम भी गवर्नर हाउस में ठहरा था और सयान भी वहीं। और मैं कड़ी से कड़ी मिलाने लगी और फिर आदिल से दरियाफ्त किया कि सयान जब भी गवर्नर हाउस से निकला तो किधर गया। इस सिलसिले में मकामी तंजीम की जिम्मेदारियों से तुम्हारी बात हुई और उस खबीज को एक ही शौक मालूम होता है, लगता है कि उसकी कब्र पानी में बनेगी। और जब भी अपनी काबिक से निकला समुंदर ही की तरफ गया। क्या खबर साहले समुंदर पर सीपियां जमा करता हो और इस उम्मीद पर कि शायद किसी सीपी में सच्चा मोती निकल आए। सैर तफरी की गर्ज से सयान का साहले समुंदर पर जाना समझ में आता था और पहाड़ों पर जिंदगी बसर करने वालों के लिए समुंदर में बड़ी कशिश है, और खुसूसन उनके लिए जिन्होंने कभी समुंदर ना देखा हो। और खुद मेरा मामला भी तो कुछ ऐसा ही था। सयान को उसी वक्त घेरा जा सकता है जब वो गवर्नर हाउस से बाहर निकले, और ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि उधर वो निकले और उधर हमें इतला मिल जाए। और दूसरे बंदोबस्त से क्या मुराद है तुम्हारी? और मैं तुम्हें दिल्ली ही में बता चुकी थी कि तंजीम के सरफरोशों से एक हद तक काम लूंगी और उनके लिए सयान की निगरानी भी काफ़ी है। और ये कौन काफिर कह रहा है कि दूसरे बंदोबस्त से मेरा मतलब दूसरा था? तो बात पूरी किया करो, अधूरी नहीं। तुम तो पट से बोल पड़ती हो और बीच में, और बात कहाँ से पूरी हो। दूसरे बंदोबस्त से मेरी मुराद सयान से थी और उसे भी तो कहीं से दरामद करना पड़ेगा, वरना तो वही किस्सा हो जाएगा कि रात भर रोए और एक भी नहीं मरा। और सयान के गेट पर मैं कोई भाई अब्दुल गफूर बरामद हो गए तो हम क्या बना लेंगे और किसी का क्या बिगाड़ लेंगे। दिल्ली में भी तो हम टापते रह गए थे, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो फिर वही चूहा भी रेस लगा गया और मालूम नहीं अब किस बिल में छुपा होगा। और उसका इशारा विलियम की तरफ था। आदिल को मैंने चंद्र मोहन के बारे में तो कुछ नहीं बताया, अलबत्ता रॉबर्ट हिम की बम्बई आमद सयान के यहाँ होने की दलील के तौर पर पेश की जाना मुमकिन थी, तो मैंने ऐसा ही किया। और मेरा ख्याल था कि इस दलील से वो मुतमिन हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि विलियम या रॉबर्ट सयान को अपने दुम से बांधे बांधे फिरें। और आदिल ने मेरी दलील से इख्तलाफ किया और फिर बोला, चलो ये मान भी लिया जाए कि सयान असली ही है और नकली नहीं, तो तुम्हारी एक शर्त बहुत कड़ी है कि उसे अगवा ही करना है। अगर उसे कत्ल ही करना होता तो ससुरे को कहीं भी और किसी भी तरह तय कर देते, और उसके लिए 1001 रास्ते मौजूद हैं। बदबख्त की बग्गी पर दस्ती बम फेंक देते, गोली से उड़ा देते, तोप दम कर देते और कुछ भी मुमकिन था। मगर तुम्हें तो वह झटका करने के लिए जिंदा सलामत चाहिए। और इस मौजू पर बोलते ही भी उसके लहजे की शोखी कम नहीं हुई थी। ये तो खैर ज़रूरी है और वजह तुम भी जानते हो। असली नकली का पता चलाना भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं, और उसकी तरकीब मुझे भी बता दो। यकीन करो किसी से नहीं कहूँगा और बता दूंगी वक्त आने पर। बिल्कुल ठीक, और पहले से किसी को कुछ ना बताना, ताकि बंदा अंधेरे में इधर से उधर सर टकरा टकरा कर लहूलुहान होता रहे। और अभी ज़रा देर पहले तुम चूहों का कुछ जिक्र कर रहे थे, और क्या इस वक्त तुम्हारे पेट में चूहे नहीं दौड़ रहे? और मैंने दानिस्ता इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू से गुरेज किया। दौड़ तो रहे हैं, मगर उनकी भाग दौड़ तुम्हें भी तो दिखाई या सुनाई दे। अच्छा, तो फिर उठो और नीचे डाइनिंग हॉल में चलते हैं। और फिर कविता को भी हमने साथ ले लिया और नीचे पहुंच गए। और खाना खाते मुझे एक ख्याल आया और मैंने सोचा कि ये खतरा मोल ले ही लेना चाहिए, और इससे पहले एक खतरा तो मैं मोल ले ही चुकी हूँ। दानिस्ता, मैंने अपना चेहरा नहीं बदला, वरना तो मेकअप करके चेहरा बदलना आसान था। कभी कभी दुश्मन को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए हमले में पहल करने का मौका भी देना पड़ता है, और हिंदुस्तान पर मेरे दुश्मनों ही की तो हुक्मरानी है। और उस मुल्क का कोई भी शहर या करिया ऐसा नहीं था कि जहां मेरे दुश्मन या उनके आलाकार ना हों। जिस तरह तंजीम ने अपनी तमाम शाखों को सयान का हुलिया जारी कर दिया था, और उसी तरह हुकूमत भी उस पर मेरे बाब में अमल कर सकती थी। और मैंने इसलिए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दिल्ली से दूर निकल आने तक तो एहतियात बरती, और उसके बाद नहीं। अगर ऐसा ना होता तो रानी भी मुझ तक ना पहुंच पाती, और बम्बई में तंजीम के अफराद से अलग थलग रहना मेरे नज़दीक खुद तंजीम के हक में सूद बंद था। और चंद्र मोहन की तरफ से मुझे इसलिए खतरा ना था कि कविता ने हिसार खींच रखा था। उस हिसार की मौजूदगी में
खुद कविता और मैं चंद्रमोहन की नज़रों से उज्जवल रहते। और ऐसी सूरत में अगर मैं किसी की नज़र में आती तो वह हुकूमत की मुख्तलिफ एजेंसियाँ थीं। सो उन्हीं की तरफ से मुझे खतरा था। लेकिन इस खतरे को मैं खातर में ना लाई और मेरा दुश्मन मुझे और मैं उसे अच्छी तरह पहचानती थी। मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ सयान को छेड़ना इसलिए खतरनाक था कि फिर वो कहीं फरार ना हो जाए और मैं उस पर बेखबरी में हाथ डालती, तभी कामयाबी का इम्कान होता। और कविता को मैंने इसलिए रोक रखा था। सयान के सिलसिले में गुज़श्ता तलख तजर्बात मुझे अब अपने तरीक़ेकार पर नज़रसानी के लिए मजबूर कर रहे थे। और कविता के लिए सयान के जिस्म की बू से उसका सराग लगाना मुश्किल नहीं था, चाहे वह 7 पर्दों में ही क्यों न छुपा हो। और इस तरह शैतानी कुव्वतों का मालिक सयान चौकन्ना हो जाता। ये तजर्बा मुझे दिल्ली में हो चुका था और कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए सोच विचार की जरूरत होती है। और ये ऐसा मसला था कि जिस पर आदल से भी तबादला ख्याल नहीं कर सकती थी। और तजर्बात से गुजरने के बावजूद भी वो पूर्ण इसरार वाक़यात के ज़हूर पजीर होने पर यकीन नहीं रखता था और उसके सोचने और अमल करने का अंदाज मुंतकी था। खाना खाकर जब मैं अपने कमरे में लौटी तो आराम करने की गरज से लेटी तो मुझे अपनी एक गलती का मज़ीद एहसास हुआ। उस गलती का तदरात अब मुमकिन नहीं था। और बम्बई में आने के बाद अगर मैं अब तक हुकूमत की किसी एजेंसी की नज़र में आ चुकी थी तो सयान पर हाथ डालना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता। सयान तो हुकूमत ही की पनाह में था और हुकूमत के जरिए बम्बई में मेरी आमद का इल्म हो जाता। तू बड़ी जिद्दी और गाफिल है माबला। और मुझे नेक रू महिमन की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। और ये जो सयान का ढोंग रचाई बैठी है वही सफ़ेद चमड़ी वाला है जो तुझे पहले भी सयान का फरेब दे चुका है। और सयान यहाँ आया ज़रूर था मगर ठहरने को नहीं, और उसकी जगह सफ़ेद चमड़ी वाले ने ले ली और वह जनूब की तरफ निकल गया। तो अगर उसे देखना ही चाहती है तो आंखें बंद कर ले और देख के सयान जनूब में कहाँ है। और उसी के साथ मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं और मैं एक पूर्ण इसरार तजर्बे से गुजर रही थी। और बंद आंखों से मुझे बहुत कुछ नजर आया। मीलों तक फैला हुआ वो एक सिलसिला को था और उन्हें दुश्वार गुजार पहाड़ों के दामन में मुख्तलिफ बस्तियां आबाद थीं। ये जो तू पहाड़ देख रही है सो ये हमवार मैदानों में भी हैं। और इन्हें सिलसिला कोह का नाम जान ले। और ये पहाड़ इसी शहर से शुरू होकर जनूब में चले गए हैं। और उन्हीं के दामन में तू जो बस्तियां देख रही है यही कोडक रियासत है और इसी के बासी कोडगी कहलाते हैं। पर इन बस्तियों पर उन लोगों की हुकूमत कभी नहीं रही और ना अब है। और ये बड़े ही मजलूम लोग हैं, जैसा कि तेरे लोग इस वक्त थे और जब वादी सबज पर तेरा परचम बुलंद नहीं हुआ था। यहाँ का राजा चकवीर तेरे दुश्मन का मेज़बान है और ये गुमराह राजा अपने अंजाम से बेखबर है और नहीं जानता कि उसके ख़ानदान का नामो निशान भी ज़मीन से मिटा दिया जाएगा। और होनी को कौन टाला भी किसने है। और इधर देख कि इस रियासत की एक तरफ मैसूर और दूसरी तरफ केरल और तीसरी सिमत बंगलोर है। तू देख रही है कि कोडक रियासत का इलाका पहाड़ी है और बाहर के लोग इस छोटी सी रियासत को इसीलिए तो कभी फतह नहीं कर सके और अभी तक सफ़ेद चमड़ी वालों का परचम भी यहाँ बुलंद नहीं हुआ। तूने तारीख पढ़ना क्यों छोड़ दिया? सुन मामला, इल्म की कोई कोताह नहीं और पहले जान के कौन क्या है और फिर कदम बढ़ा। तुझे भटकना ही है तो सो भटकती रह और उसी में भी मसलत है। रास्ते चलते ठोकरें भी तो लगती हैं पर जान ले कि तू अमान में है और बेसबब इधर भटकते हुए नहीं आ गई। तेरा बड़ा दुश्मन तुझ पर जाल फेंकने वाला था और तू बचा ली गई कि बदी की आंख पर पर्दा भी पड़ जाता है। और ये जो सफ़ेद चमड़ी वाले हैं उन्हें भी सारी ज़मीन से घेर घार कर इनकी हदूद में समेट दिया जाएगा और हर जालिम का आखिर यही है। पर अभी नहीं, अभी तो इनकी रस्सी ढीली छोड़ दी गई है और एक के बाद एक नस्लें आती हैं और मिटा दी जाती हैं, फिर भी लोग इबरत नहीं पकड़ते और तू इनमें से नहीं, तभी तो तू चहेती है। इसीलिए ऐसे मनाज़र दिखाए जाते रहेंगे जिन्हें देखकर तू सोच और समझ सके। सरगोशियाँ मादूम हो गईं और उसी के साथ बंद आंखों से जो मनाज़र और चेहरे में देख रही थी वो भी उजल हो गए और वहाँ बड़ी हरियाली थी। और उसी के बीच एक महल था, राजा चकवीर का महल। उसी महल में मुझे अपने दुश्मन का चेहरा नजर आया और फूल से जिस्मों के दरमियान जैसे कोई भारी पत्थर पड़ा हुआ हो। और सयान का एक ऐसी जगह पहुंच जाना जहां सफ़ेद चमड़ी वालों की हुकूमत भी नहीं थी मेरे लिए बासे हैरत नहीं था। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि सयान वहां खुद नहीं पहुंचा बल्कि उसे वहां तक पहुंचाया गया है, शायद इसलिए कि मैं सयान तक ना पहुंच सकूं और मैं उसे अंग्रेज़ों की हदूद ममलकत में ढूंढती रहूं और वह कोडक में छुपा रहता।
अजीम मोहम्मद की सरगोशियों से मुझ पर बीक वक़्त कई बातें वाज़ेह हो गईं। और पहली अहम बात तो ये कि विलियम राइट भी बम्बई में था और पहले की तरह इस मरतबा भी विलियम ने सयान की जगह ले ली और मेरा यह क़यास दुरुस्त निकला कि सयान बम्बई में होगा और वह यहीं से होकर कोडक गया था। सयान के पीछे भागने से मुझे मना किया गया था और मैं ना मानी, सो मुझे ज़िद्दी और गाफिल कहा गया और उसी के साथ ये दिलासा भी दिया गया कि अब भी मैं मान में हूँ और चहेती हूँ। और एक और अहम खबर यह दी गई कि सफ़ेद चमड़ी वाले गैर मुल्की गासब मेरे खिलाफ कोई नई चाल चलने वाले थे और जिससे मुझे बचा लिया गया और किसी भी सबब दिल्ली से मेरा निकल आना बेहतर हुआ। अंग्रेज़ हुकूमत के अंजाम से भी मुझे आगाह किया गया और कोडक रियासत के राजा चकवीर के मुस्तकबल से भी मैं वाकिफ हो गई। मैंने जब हमवार मैदानों का रुख नहीं किया था तो मुझे महज़ब दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तब भी मेरी रहनुमाई की गई थी और पहले ही मुझे सब कुछ दिखा दिया गया और अब भी ऐसे ही पुर स्टार तजर्बात से गुजर रही थी। ऐसा बेसबब मुमकिन नहीं था और जो चेहरे एक एक करके दिल्ली से गुम हो गए थे और बम्बई आने के बाद उन सभी का सुराग मिल गया था। विलियम बम्बई में सयान बना हुआ था और सयान कोडक में था और तंजीम की तरफ से मासूल होने वाली इत्तला के मुताबिक रॉबर्ट ने मैसूर का रुख किया था। कविता ये बताकर हल आई थी कि चंद्र मोहन भी जनूबी हिंद की जानब सफ़र करने वाला है और मेरे क़यास के मुताबिक चंद्र मोहन को मैसूर, कोडक या किसी और करीबी इलाके की समझ जाना था। जनूबी हिंद के मतलब मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था और मेरी मालूमात सिर्फ मैसूर और हैदराबाद दुकन तक महदूद थी। छोटी सी आज़ाद हिंदू रियासत कोडक के बारे में मुझे पहली बार मालूम हुआ और मेरे दुश्मन यकीनन मुझे फ़रेब देने में कामयाब रहते। आखिर खैर की कुव्वतें मेरी पुश्त पर ना होती और अब मैं जो भी कदम उठाती बेखबरी में ना उठाती। आदल मेरी तरह दोपहर को आराम करने का आदी नहीं था और शाम को जब उससे मुलाकात हुई तो मेरी हदायत पर अमल कर चुका था और मैं उसी के कमरे में थी। वह सयान असरी होकर निकली और जब भी गवर्नर हाउस से सैर सपाटे को निकला और हमें इतला मिल जाएगी। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त था और वह सयान नहीं विलियम है। आदल को मैंने बेखबर नहीं रखा और हस्बे तवक्का आदल चौंक उठा फिर कहने लगा, क्या तुम अपने लामहदूद ज़राए पर थोड़ी सी लाइट डाल सकती हो? कहीं ये बेपरकी तुम्हारे साथ सुषमा ने तो नहीं छोड़ी? और वैसे भी आपको जाब करने का शौक़ है, आदमी का क्या भरोसा, कभी कभी सिरक सकता है। और ये बम्बई में अचानक विलियम कहाँ से टपक पड़ा। जिस तरह रॉबर्ट टपका था और दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुमकिन तो है लेकिन बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। और तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती हो? और ज़रूरी नहीं कि हर बात तुम्हारे पल्ले ही पड़ जाए। और तुम्हारी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि ये शहर मेरे लिए अजनबी ज़रूर है मगर यहाँ कुछ शनासा मौजूद हैं और वक़्त पड़ने पर मैं उनसे भी काम ले सकती हूँ। और मैंने बात बना दी और फिर मुस्कुरा कर बोली, और प्रोग्राम अब भी वही है, यानी तुम एक औरत होने के बावजूद मर्दों को अगवा कराने से बाज नहीं आओगी? क्यों, क्या सिर्फ मर्द ही औरतों को उठवा सकते हैं? कुछ भी हो, वो है बहुत ढीठ और जान देने पर तैयार हो जाएगा मगर जुबान नहीं खोलेगा। और विलियम के बारे में आदल गुज़श्ता तजर्बे की बुनियाद पर बोला, एक बार फिर कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? पहले तो ये बताओ कि उस कार खैर को अंजाम देने के लिए कोई तरीकाकार सोचा है? और दूसरा सवाल तुम्हारे जवाब के बाद तुम दूसरा सवाल भी कर ही लो ताकि दोनों के जवाब एक साथ दे सकूं। अगर वह हथे चढ़ गया तो उसकी जूताकारी के लिए कोई जगह भी होनी चाहिए होगी, तो उसका बंदोबस्त कर लूं। नहीं, मकामी तंजीम से इस सिलसिले में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं और उसके लिए मैं तंजीम को ख़तरे में नहीं डाल सकती और जगह का बंदोबस्त भी हो जाएगा और तरीक़ेकार भी सोच लूँगी। तुम फिक्र ना करो, बस जो कहूँ किए जाओ। मसलन क्या किए जाऊँ? उस होटल में तो मक्खियाँ भी नहीं कि खाली बैठा उन्हीं को मारता रहूँ। अच्छा तो फिर कहीं घूमने फिरने चलते हैं, मैं कुछ सोच कर बोली। लो, मुझे मालूम ही नहीं था कि घूमना फिरना भी एक काम है। अब तो पता चल गया ना। और मैं उठकर खड़ी हो गई। समझ गया, और मैं तुम्हें लबे साहल मटर गश्त करना चाहती हो और वहां भी चलेंगे मगर फिर कभी। और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर मैंने कविता से भी साथ चलने को कहा और वह तैयार हो गई। होटल से निकलकर हमने एक टैक्सी ली और उसी में देर तक घूमते रहे और रास्ते में अपने ज़हन में महफूज करती जा रही थी। एक बाजार से गुजरते हुए मैंने टैक्सी रुकवा ली और मुझे वहां कुतुब फरोशों की दुकानें नजर आ गई। अब उतरो ना, थोड़ा बहुत आदमी को पैदल भी चलना चाहिए। और यह कहकर मैं टैक्सी से उतर गई और टैक्सी वाले से मैंने रुकने को कह दिया। कविता और आदिल भी टैक्सी से उतर आए और जब मैं कुतुब फरोशों की दुकानों पर नजर डालती हुई एक दुकान में घुसने लगी तो आदिल धीरे से बोला, इलम से तुम्हें खासा शगुफ मालूम होता है किरण कुमारी।
हाँ, थोड़ा बहुत है, मैं मुस्कुराई और फिर दुकानदार की तरफ मतवज्जा हो गई। जनूबी हिंद के मतलब मुझे काम की 2 किताबें मिल गईं और एक हिंदी में थी और दूसरी अंग्रेजी में, और दोनों किताबें मैंने खरीद लीं। दुकान से निकलकर मैंने आदल से कहा कि अब तुम सुषमा के साथ होटल पहुंचो और मैं ज़रा देर और घूम फिर कर आऊंगी, और अकेली रास्ता भूल जाओगी, इसलिए यही बेहतर है कि साथ चले चलो। आदल कहने लगा, नहीं तुम लग जाओ। और आदल को मेरी बात मानना ही पड़ी और वो कविता को साथ लेकर चला गया तो मैंने दूसरी टैक्सी की और बांद्रा पहुंच गई। रानी का बताया हुआ पता मेरे जहन में महफूज था और मुझे मतलूबा कोठी तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। उस अजनबी शहर को घूम फिर कर देखने के अलावा मैंने जो कुछ सोचा था उस पर अमल कर रही थी। उस शानदार कोठी के ड्राइंग रूम से भी रानी की इमारत का अजहार हो रहा था, और जहां मैं रानी की मुंतजर थी, लगता ही नहीं था कि वो कोठी किसी जुराम पेशा औरत की होगी। और सुबह रानी से मेरी तफसीली मुलाकात हुई थी और आज ही शाम को मैं उससे मिलने पहुंच गई। यही सबब था कि जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो हैरत के साथ उसके चेहरे पर से खुशी झलक रही थी। कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ तक पहुंचने में, और मेरे करीब सोफे पर बैठते हुए बोली, जब तुम मुझे ढूंढ सकती हो तो मैं तुम्हें कैसे तलाश ना कर लेती, और तुम्हें तो मैंने अपना पता भी नहीं दिया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम तो सिर्फ चाय या काफ़ी पियोगी, क्या चलेगा, बोलो जो चाहे मंगवा लो, मगर तुम्हें कहीं आना जाना तो नहीं? बहुत बंदे हैं आने जाने के लिए, मैं तो कभी कभार ही निकलती हूँ, और वैसे कहीं जाना भी होता तो तुम्हारे आने के बाद ना जाती। हाँ, तुम्हें फ़ोन नंबर भी तो दिया था, फ़ोन करने का मौका नहीं मिला, और कुछ ही देर के बाद काफ़ी पीते हुए मैंने वह बात छेड़ दी जिसके लिए आई थी। रानी ने मुझे मायूस नहीं किया और मुझे उससे यही तवक्का भी थी, और रानी की कोठी से वापसी में मुझे टैक्सी नहीं करना पड़ी और उसने मुझे अपनी कार में होटल पहुंचा दिया। जो किताबें मैं खरीद कर लाई थी और मैंने उसी रात उनका मुताला किया। कोडिंग रियासत के बारे में मुझे तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल हो गईं। उस कुत्ता ज़मीन पर मुख्तलिफ राज घरानों का इक़्तिदार रहा, और मसलन कंदाबगंग, चोल, चावकिया, होयसील वगैरह, और आखिर में अकीरी राज घराना बरसरे इक़्तिदार आया। उसने हुक्मरान ख़ानदान का सफाया करके अवाम की मर्जी से हुकूमत की, और 200 साल तक उसी घराने की नस्ल चली। उसी खानदान का एक राजा राजेंद्र था, और उसने बड़ी कामयाबी के साथ हुकूमत करके अपने हम असर राजाओं का एहतराम हासिल किया, और उसका कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी वस्तु थी। राजा की ख्वाहिश थी कि उसके बाद वस्तु हुकूमत करे, और मरने से पहले उसने अपने दोनों छोटे भाइयों से यह वचन लिया कि वस्तु ही को तख्त का नशीन किया जाएगा। दोनों भाई दस्तू के वजीर होंगे, और राजा का इंतकाल हो गया तो वस्तु ही को राजपाट मिला। दोनों चचा उसके वजीर बने, और बड़ा चचा तो नेक नीयत था मगर छोटा साहसी, और वह अपनी भतीजी वस्तु के खिलाफ हो गया। उसने ज़्यादा अरसे वस्तु को हुकूमत नहीं करने दी और खुद राजा बन बैठा, और उसका नाम लंगराज था। लंगराज ने अपने सबसे बड़े भाई से किया हुआ अहद तोड़ दिया, और जिसने उसे औलाद की तरह पाला था। वस्तु का बड़ा चचा उसी सबब जला वतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया, और उसी साल लंग राजा का बेटा चकवीर रियासत का मौजूदा हुक्मरान था, और उसे हुकूमत करते हुए खासा अरसा गुजर चुका था। मिडकेरी इस रियासत का दारुल हुकूमत था, और मैंने इस मिडकेरी के राजभवन में अपने दुश्मन सयान को देखा था, और इस वक्त जब एक पुरअसरार तजर्बे से गुजर रही थी, और मुझे वहाँ ना होने के बावजूद सब कुछ नज़र आ रहा था। उसी रात भी मैंने ऐसे ही तजर्बे से गुजरी, और मैंने सोने के लिए आंखें बंद ही की थीं कि जैसे कोडिक रियासत के दारुल हुकूमत मडकेरी पहुंच गई, और मैं सब कुछ देख और सुन रही थी और महसूस कर रही थी, और उसी के साथ जैसे कोई सरगोशियों में बताता जा रहा था कि मुझे नज़र आने वाले अजनबी चेहरे किन लोगों के हैं। मैंने मिडगेरी का राजभवन देखा, और उसी राजभवन के एक अंदरूनी हिस्से में कोने वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था, और दरवाजे पर ताला लगा था। एक शख्स उधर आता दिखाई दिया जो लिबास से मुलाजम लगता था, और उसके हाथ में खाने की थाली थी। वो बंद दरवाजे के पास आकर रुका, और उसी वक्त एक लंगड़ा भी चाबियों का गुच्छा लिए वहां आ पहुंचा। उसने गुच्छे से एक चाबी निकाल कर ताला खोल दिया, और कमरे में जाकर उसने दरवाजे पर खड़े मुलाजम को इशारे से अंदर बुलाया। मुलाजम खाना की थाली उठाए अंदर चला गया, और कमरे के कोने में बैठी हुई नौजवान औरत को लंगड़े ने सख्त तलब लहजे में मुखातब किया, खाना आया है मालकन, ले लीजिए। तू और तेरा खाना दोनों जाएं भाड़ में, दफा हो जाए यहाँ से, और तू इधर मत आया कर। नौजवान औरत बोली, और मैं तो आप आज खाना नहीं खाएंगी क्या? मैं खाऊं ना खाऊं तुझे इससे क्या, तू अपना काम देख।
उसी वक्त तकरीबन 14 वर्ष की एक लड़की दरवाजे के पास आई और उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो भी अंदर घुस गई। लंगड़े को शायद उस लड़की के वहां आ जाने की तवक्का नहीं थी और वह लड़की से बोला, अरे बिटिया, आपको यहाँ किसने आने दिया? चलिए चलिए, आपके पिताजी ने देख लिया तो हम सबको चीर ही डालेंगे, और भले ही चीर डाले, मैं तो बुआ जी के पास ही रहूंगी। लंगड़े ने मुलाजिम को डांटा, अबे मैंने कहा था कि आते हुए दरवाजा बंद करके आना और तू खुला ही छोड़ आया और मेरी जान लेने को उल्लू कहीं का। और फिर वह लड़की से कहने लगा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, अब आप चलिए और चाहे तो पिताजी से बात कर लीजिए और देर मत कीजिए। अगर आपके पिताजी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। और लंगड़े की बातचीत से कैदी नौजवान औरत के लिए एहतराम और लड़की के लिए शफकत और मुलाजिम के लिए तहक्कुम और सख्त गिरी के जज्बात जाहिर हो रहे थे। पिताजी आ जाएं इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ और उन्हें आने दो, मैं बुआ जी को छोड़कर नहीं जाऊंगी, लड़की ने कहा, और जो अपने बेहतरीन लिबास से राजकुमारी लगती थी। राजभवन में उसकी मौजूदगी से जाहिर था कि वो उस रियासत के राजा चकवीर की बेटी थी और कैदी औरत को वो फूफो कह रही थी। इसका मतलब था कि कैदी औरत चकवीर की बहन थी। लंगड़े ने मुलाजिम पर गुस्सा उतारा और मुलाजिम के मुंह पर तमाचा मारकर उसने राजा कुमारी को डराया। तो बुलाऊं पिताजी को? मुलाजिम राजकुमारी से कहने लगा कि मालकन देखिए आपने क्या किया, और मेरे मना करने पर भी आपने दरवाज़ा बंद करने से रोक दिया, और आपकी बात मानने से मेरी ये दुर्गत बन रही है। राजकुमारी बोली, खैर जो हुआ सो हुआ, और तुम बाहर जाओ और फिर इस लंगड़े के साथ मत आना। तुम्हें इसने दोबारा हाथ लगाया तो मैं देख लूंगी। और फिर वो लंगड़े से मुखातब हुई, जा तू जाकर पिताजी को बुला ला। लंगड़े के चेहरे से गुस्से का आधार हो रहा था और गालबन उसका सबब उसे बार बार लंगड़ा कहा जाना था। उसने राजकुमारी को गुस्से से घूरा और फिर जाने क्या सोचकर सटपटाया हुआ सा बाहर की तरफ चल दिया। और अभी वो कमरे से निकला नहीं था कि एक बावकार खूबसूरत औरत अंदर आ गई और लंगड़े ने उसे देखा तो ठठक कर रुक गया। उसने औरत के सामने सर झुकाकर हाथ जोड़े और कहा, रानी माँ, मालिक का हुक्म है कि यहाँ किसी को ना आने दिया जाए। और छोटी मालकन आ गई। यही एक मुसीबत की बात थी, और अब आप खुद भी चली आई तो ना जाने क्या होगा। और आजिज़ी के साथ साथ लंगड़े के चेहरे से बदहवासी जाहिर हो रही थी। मसूदिया कोडक की रानी के लहजे में सख्ती थी, और महल में हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, ये बताने वाले तुम ही क्या हो। और मालिक का जो हुक्म था मैंने वही किया रानी माँ, और वह खफा हो गए तो उन्हें कौन रोक पाएगा। और लंगड़ा बोला, जिससे रानी ने मसूदिया कहा था, ठीक है, उन्हें मैं रुकूंगी और मैं समझाऊंगी, जो हुक्म है रानी माँ। और रानी आगे बढ़ गई और मसूदिया दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। राजकुमारी लपक कर अपनी माँ के पास आई और हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, बुआ जी कहते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना, आप ही इन्हें समझाइए ना। और कोने में बैठी औरत अपने आंसू पूंछ रही थी और रानी उसके पास पहुंची और कहा, क्यों बहन, आज क्या बात है? क्या बसू ने कुछ कहा है? कैदी और सिसके लेते हुए बोली, देखो भाभी, कल भैया ने कोहनी अनकोहनी सब कह दी, और कहने लगे तो किसके बाप की गठरी उठाए फिर रही है, और पता नहीं तो तुझे इस लंगड़े के हवाले कर दूंगा। अब मेरे जीने की क्या जरूरत है, जबकि मेरे मरने से सबको तसल्ली हो रही है, और फिर खाने की भी क्या जरूरत। ये तो सब ठीक है, मगर हजार बातों के बाद भी जिस घराने में तुम पैदा हुई उसे बचाना ही होगा। रानी समझाने लगी, और बदले की भावना रखी तो उस घर की बेटी को मारने का पाप उसी घर के सर होगा। और तुम ये क्यों भूल जाती हो किस घर की बेटी हो? बेटी पर अत्याचार करना तो उस घर के लिए कोई नई बात नहीं, और वस्तु जी भी तो उस घर की बेटी थी जिन्हें राजपाट छीनने के बलि चढ़ने पर मजबूर कर दिया गया। और तुम अपने पिताजी के लिए ऐसे शुभ मुंह से ना निकालो जो अब तक जिंदा भी नहीं। और रानी का इशारा लंगराज की तरफ था जिसने अपनी भतीजी के खिलाफ साजिश की थी। उसी वक्त राजकुमारी बोल उठी, माँ जी, आज बुआ जी को उनकी जागीर पर भिजवा दो, नहीं तो मैं खाना छोड़ दूंगी। और उधर तो ये गुफ्तगू जारी थी, और उधर लंगड़े बसु ने मुलाजिम को राजा चकवीर के पास ये कहकर दौड़ा दिया कि बहन के कैद खाने में रानी और राजकुमारी बातचीत कर रही हैं, आप फौरन आएं। और फिर मुझे कोडक रियासत का राजा चकवीर उधर आता दिखाई दिया, और वह लंबे लंबे ढग बढ़ता हुआ चला आ रहा था और चेहरे पर गैज़ो गजब के आसार थे। चकवीर की उम्र ज्यादा नहीं थी और वह 40 साल से कम था, लेकिन उसका चेहरा बोल रहा था कि उसने कैसी जिंदगी गुजारी होगी। उसी के नतीजे में चेहरे से सख्ती और दुश्मनी जाहिर होती थी और बुढ़ापे के आसार दिखाई देते। जवान जिस्म में बूढ़ी आंखें थीं और जिनसे बेरहमी झलकती,
और राजकुमारी ने दूर से अपने बाप को आते देखा और उसकी तरफ दौड़ी और करीब जाकर बोली, पिताजी, ना जाने मसूदिया ने क्या कह दिया जो बुआ जी खाना नहीं खाती, और बुआ जी को आपने इनके घर भिजवा दीजिए। चकवीर ने अपनी बेटी को झिड़का, मगर तू यहाँ क्यों आई और तुझसे यहाँ आने को किसने कहा? और ये कहते हुए वह आगे बढ़ा और रानी पर बरस पड़ा। गोरमा, और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? और जहाँ रखा गया है वही इज्जत से रहो और हमारी इजाजत के बगैर कोई भी यहाँ कदम ना रखे। रानी गोरमा ने अपने शोहर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाँ मुलाजिम और बिस्सू से कहा कि तुम लोग दरवाजे के बाहर ही ठहरो। तुम दोनों यहाँ रुको। और चकवीर ने हुक्म दिया और फिर रानी से बोला, बाहर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जाना है और मेरे स्वामी मुझसे जो कुछ कहेंगे वो सब सुनने के लिए क्या नौकरों का यहाँ रहना ठीक है? गोरमा ने कहा, हाँ रहना चाहिए। जो मेरा हुक्म ना माने वो मेरी पत्नी नहीं, और हाथ पकड़कर लाई हुई औरत गैर सही, मैं गैर हूं, और पर तू उसके घर की बेटी है। गोरमा ने कैदी की औरत की तरफ हाथ उठाया, और क्या इसे भी नौकरों के सामने सजा देंगे? हम क्या करते हैं ये सब पूछने वाली तुम कौन हो? चलो बाहर। और गोरमा ने गुस्से भरी नजर बिस्सू और मुलाजिम पर डाली और मुलाजिम दरवाजे तक खिसक गया और बिस्सू भी सहम का दरवाजे की तरफ सिरका और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। गोरमा चकवीर से कहने लगी कि ज्योतिषी ने कहा था कि ग्रह दिशा ठीक नहीं और योग में दियो की वाली दिशा है और इसी हालत में यहाँ आई है, और नहीं तो मेरा यहाँ क्या काम? आप दोनों बहन भाई हैं, मुझे क्या लेना देना? बड़ी जानकार है तुम्हारा ज्योतिषी। और चकवीर के लहजे में तंज था। उस बूढ़े ने कह दिया और तुमने मान लिया, और मेरी इजाजत के बगैर तुमने यह खेल क्यों खेला? मेरा आना गलत सही, और फिर भी आपका और आपकी बेटी का भला हो और मैं इसीलिए यहाँ आई, और मेरा कसूर माफ कर दो, अपनी बहन को उनके घर भेज दें। इतनी जुबान क्यों चलाती हो? और देवमाँ मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। और चकवीर ने गुस्से में दांत पीसे। क्या करना है क्या नहीं ये हम जानते हैं, और 1 साल तक यहाँ कैद रहने पर भी तुम्हारी नंद माँ बनने वाली है, और साफ साफ बताओ ये गुनाह किसका है? तुमने ही ये गुल खिलाया होगा, और अब इस हालत में उसे इसके पति के घर भेज रही हो। इसी दौरान चकवीर की बहन देवमा उठकर खड़ी हो गई और उसने अंगारे बरसाती आंखों से बाई की तरफ देखा और बोली, मुझे पापी कहने वाले जुबान में कीड़े पड़ेंगे, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो मन माने ढंग से जिंदगी गुजारूं, और तुम भाई होकर मुझे भाई ना कह। चकवीर गिर जा और बता किसके पाप की गठरी उठाए खड़ी है, और नहीं तो तुझे भींगियों के पास। पिताजी, अब आप थक गए होंगे, चले चलिए और ये सब बातें फिर हो जाएंगी। और राजकुमारी ने अपने बाप को मुखातब किया। चकवीर ने चंद रह में अपनी बहन देवमा को घूर कर देखा और फिर जाने क्या सोचकर राजकुमारी के साथ कमरे से बाहर चला गया, और वहां सिर्फ रानी गोरमा और देवमा रह गईं। बिस्सू कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया और गोरमा अपनी नंद को समझाने बुझाने लगी और खाना खाने पर राजी कर लिया। और देवमा ने खाना तो खा लिया तो मुलाजिम थाली उठाकर ले गया। भाभी भैया, आप पहले जैसे नहीं रहे और उनका प्यार खत्म हो चुका है और वो हमें पहनने नहीं देंगे। और देवमा कहने लगी, हम उन्हें राह पर लाने की कोशिश तो कर सकते हैं, वो लाख बुरे सही पर हैं तो तुम्हारे भाई, और उससे कैसे इनकार है, लेकिन वो यहीं के किसी लंगड़े की गोद में डाल दूंगा तो क्या ये भी बहन सहन कर लेना चाहिए? और कल इस लंगड़े ने मुझे बहुत परेशान किया, और इससे एक बार फिर बात कीजिए, ऐसा ना हो कि आज रात भी कल की तरह वही हरकत हो। और फिर मुख्तसर उसने गुज़श्ता रात का वाकया बयान कर दिया। गोरमा ने उस पर इशारे से रजामंदी का इजहार किया और लंगड़े को आवाज दी, बेसूदिया, और जरा इधर आओ। लंगड़ा दौड़ा चला आया तो गोरमा ने उससे कहा, कल रात तुम लोगों ने बहन जी को तकलीफ दी और खबरदार दोबारा ऐसी हरकत की तो। कल रात मालिक आपे में नहीं थे और वह बहन जी के चाल चलन को ठीक नहीं समझे थे, और उन्होंने इसीलिए मुझे हुक्म दिया जो मानना पड़ा। और लंगड़ा बिस्सू ने सफाई पेश की, वो नशे में था और उन्होंने चाल चलन को गलत समझा था, मगर तुम्हें क्या हुआ था? और तुमने उनके कहे पर बहन जी को पकड़कर क्यों घसीटा? और फिर और गोरमा ने बात अधूरी छोड़ दी, और मेरी अकल भी ठिकाने नहीं थी रानी माँ, हमें पता नहीं हमने क्या किया। और बिस्सू आर्जी से बोला, ये ठीक है कि तुमने भी पी रखी थी, मगर थे तो होश में। और देवा ने बिस्सू से कहा, और भैया की बात के बहाने तुम हद से आगे बढ़ रहे थे। और इतना कहकर देवा ने रानी गोरमा को सरगोशी में बताया, और रानी का मुंह शर्म से सुर्ख हो गया। मालिक अपनी मनमानी चाही बात कह सकते हैं, और फिर ये कि वो होश में नहीं थे, पर नौकरों को तो उनकी तरह नहीं चलना चाहिए। बसूदिया, तुम उनके तीनों मंत्रियों में सबसे ज्यादा करीब हो, और बचपन से तुम्हारा और उनका साथ भी रहा है, और अब मुझे तुम्हारी शिकायत ना मिले। ऐसा ही होगा रानी माँ, बिस्सू ने यकीन दिलाया, आप चिंता मत कीजिए।
और रानी गौरमा एक बार फिर देवमा को दिलासा देकर वहां से चली गई और लंगड़े बिस्सू ने कमरे के दरवाजे पर ताला डाल दिया। मंजर एक बार फिर बदला और मैंने अपनी बंद आंखों से सयान को देखा और वह राजभवन से निकलकर घोड़े की पीठ पर बैठा और मिडकेरी के करीबी पहाड़ियों की तरफ चला गया। और क्या सयान यहां से भी फरार हो रहा था और मैंने इसी हालत में सोचा और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा फैल गया। मैंने आंखें खोली तो सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। ऐसा नहीं हो सकता और मैं आप ही आ बड़बड़ाई, और वो भला वहां से क्यों फरार होगा। फिर मुझे जो कुछ दिखाया और सुनाया गया था मैं उस पर गौर करने लगी। इन बातों से मेरा क्या ताल्लुक और उससे नेक रूह अजीम हिम्मत का मकसद क्या है, और इन्हीं सवालों पर गौर करते हुए मेरी आंख लग गई। लेकिन सोने से पहले मैं चंद नतायज अखज़ कर चुकी थी। पूर इसरार तजर्बात बेमहनी हरगिज़ नहीं थे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मेरे कमरे के दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी गई और मैं उस वक्त तक जाग चुकी थी। मैंने उठकर फौरन दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही कमरे में दाखिल होने वाला शख्स मेरे लिए अजनबी नहीं था। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते किया और फिर जेब से की रंग निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने उससे चाबियां ले ली और वो मेरे सामने बतौर ताज़ीम सर झुकाकर लौट गया। तो मैंने कमरे का दरवाज़ा फिर बंद कर लिया और चाबियां मैंने हैंड पर्स में रख दी। मेरे और कविता के कमरों के दरमियान जो दरवाज़ा था उसे मैंने खोला तो कविता जाग गई और वह अंगड़ाई लेकर उठने लगी। लेटी रहो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना थी। मैं आगे बढ़कर उसके बेड पर बैठ गई और नहीं कुमारी जी, तुम आओ और मैं लेटी रहूं, और ये कुछ अच्छा तो नहीं लगेगा, कविता बोली। और उसने मेरी ही हदायत पर मुझे बेतकल्फी से मुखातब किया। वो बहरहाल मेरी हम जमात का किरदार अदा कर रही थी। कहो क्या बात है, उसने पूछा। मुझे जो कुछ कहना था उसे कह दिया। ठीक है, नाश्ते के बाद ही चलना है और बाल कबंद को पता नहीं चलेगा, बस तुम मुझे इशारा कर देना। हाँ, नाश्ता करके ही चलेंगे, और वैसे भी तुम मेरे साथ पिछली सीट पर बैठोगी, मैंने कहा और उठ खड़ी हुई। तकरीबन 2 घंटे बाद मैं, आदल और कविता होटल के डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहे थे कि आज घूमने फिरने का प्रोग्राम नहीं, और मैंने कुछ देर बाद चाय का घूंट लेकर आदल से पूछा। कल की तरह नहीं, आदल ने जवाब दिया, और मैं हरगिज़ अकेला होटल नहीं लौटूंगा। और कल भी तुम अकेले कब लौटे थे? सुषमा तुम्हारे साथ थी, मैं मुस्कुराकर बोली। कि आज भी किताबें खरीद कर उन्हें तन्हाई में कहीं पढ़ना है? अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ने लिखने से इतना ही बैर है तो आज किताबें नहीं खरीदूंगी, वापसी भी साथ होगी। चलो, ये भी मंजूर। और कोई शर्त? जी नहीं, शुक्रिया। हाँ, याद आया बालकमंद। मेरी आवाज़ धीमी हो गई। और कल हम गवर्नर हाउस की तरफ तो गया ही नहीं थे, और मुझे बड़ा शौक है उसे देखने का, चाहे दूर ही से दिखा दो प्लीज़। और आदल के लिए यकीनन मेरा असल मकसद समझना मुश्किल नहीं था। वो चौंक उठा और फिर उसके चेहरे से फ़िक्रमंदी का आधार होने लगा। शाम को चलेंगे, आदल बोला, और मैं समझ गई कि इस मौजू पर वो मुझसे पहले तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता है, और उससे मैंने ये मौका नहीं दिया और बोली, मेरी एक सहेली यहाँ बम्बई में भी रहती है और बड़े घराने की है। कल मिल गई थी इत्तफाक से और मुझे कहने लगी कि तुम बम्बई घूमने आई हो तो कहाँ सवारियों के चक्कर में पड़ोगी। और मैंने उसे अपने होटल का पता दे दिया और उसने 8 सुबह ही सुबह कार भेज दी। और ये देखो कार की चाबियाँ। मैंने पर्स खोलकर चाबियाँ निकाली। अब हमें टैक्सियों वगैरह के लिए ख्वार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब उसने कार भेज ही दी है तो फिर अभी घूमने क्यों ना चलें? बोलो सुषमा, तुम क्या कहती हो? और मैंने कविता की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ये तो बहुत अच्छा हुआ किरण, अब खूब सैर करेंगे, अभी चलें। और कविता ने मेरी मर्जी के मुताबिक जवाब दिया। आदल फंस ही गया और मजबूरन उसे मेरी बात मानना पड़ी। होटल के पार्किंग लॉट में मतलूबा कार को पहचान लेना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, और उसी कार में गुज़श्ता रात में बांद्रा से होटल तक आ चुकी थी। कार की चाबी मैंने आदल को दी तो कहने लगा, ड्राइविंग मेरा शौक ज़रूर है, पेशा नहीं, और तुमने अपनी मालदार सहेली से ड्राइवर के लिए भी कह दिया होता तो मेरा एहसान ना उठाना पड़ता। तो क्या हुआ, कुछ देर के लिए तुम ही को ड्राइवर समझ लूंगी, और जिस्म पर वर्दी ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उसे और तपा दिया। और 1.5-2 घंटे बाद हम घूम फिर कर होटल वापस आ गए और मेरा मकसद पूरा हो चुका था। अच्छा बालकबंद, अब दोपहर को खाने पर मिलेंगे। और मैंने कविता के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। उस वक्त तो आदल कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं अपने कमरे में पहुंच गई तो ज़रा ही देर बाद टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आदल ही था। किरण, तुमसे मैं एक ज़रूरी बात कहना भूल ही गया। भूल गए तो फिर छोड़ दो, कभी फिर सही, मैं बोल उठी। बात बहुत ज़रूरी है और जिससे कहने को तुम्हारे पेट में मरोड़ उठ रहा है, और यही है ना बात। मैंने हंस कर कहा, प्लीज़ किरण, समझा करो। अच्छा, मैं आ जाती हूँ बस।
और थैंक यू उसने कहा और मैंने रिसीवर रख दिया। मुझे मालूम था कि वो क्यों बेचैन है, उसे मजीद सताना ठीक नहीं था और मैं इसीलिए उसके कमरे में पहुंच गई। ये सब क्या चक्कर है और मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। आदल कहने लगा, और ये तुम्हारी पुरअसरार सहेली कौन है जिसने फिल फॉर कार भेज दी, और तुम आखिर मुझे कुछ बताने से क्यों गुरेज कर रही हो, और कोई खास वजह है उसकी? अब तुम इतनी संजीदगी से बात करोगे तो कुछ नहीं बताऊंगी। और तुम्हारी सूरत पर 12 बजते देखकर मुझे गुरबचन सिंह याद आ गए। 12 भी तो तुमने ही बजाए हैं, और गवर्नर हाउस में घुसना कोई हंसी खेल नहीं तो इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं। और तुम तो मुझे इस तरह डरा रहे हो जैसे मैं शेर की खचार में घुसने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन पहले तो तुम्हारा कुछ और प्रोग्राम था। तुमने कहा था कि सयान को उसी वक्त घेरा जा सकता है जब वो गवर्नर हाउस से बाहर निकले, और मैं गालबत तुम्हें यह भी बता चुकी हूं कि वह सयान नहीं विलियम है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बात तो वही रही, वो सयान हो कि विलियम हो तो गवर्नर हाउस में देखा जाएगा। मैं टाल गई और कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तो अभी तुमने कुछ सोचा नहीं? और उसने मेरे चेहरे का जायजा लिया। दिल्ली के स्टेट गेस्ट हाउस में दाखिल होना क्या आसान था और तुम्हारे ख्याल में? और फिर भी रास्ता निकल ही आया ना। और अभी तो मैंने गवर्नर हाउस के दूर से बस एक नज़र देखा है, और एक आधा चक्कर उधर का लगा लूंगी तो मसला हल हो जाएगा। तुम बहुत शदीद खतरा मोल ले रही हो। स्टेट गेस्ट हाउस और गवर्नर हाउस में बहुत फर्क है, और मेरा इरादा आज रात उधर तनहा जाने का है। कार तो है ही पास, अगर चलना ही है तो फिर मैं भी साथ चलूंगा, और मैं तुम्हें साथ ना ले जाऊं तो सब्र कर लूंगा, और क्या कर सकता हूं। आदल ने ठंडा सांस भरा। हाँ, तुमने अपनी सहेली के बारे में कुछ नहीं बताया। बताना क्या, उसे तुम्हें मिलवा ही जो दूंगी। यकीन नहीं आ रहा? कर लो यकीन, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना बंदी अपना इरादा बदल भी सकती है। यहां से क्या मैसूर चलने का इरादा है? आदल ने सवाल किया। जनूबी हिंद की तारीख का मुताला बिला वजह तो नहीं हो सकता, और रॉबर्ट भी तो उधर ही गया है। अभी तो कुछ नहीं मालूम। पहले एक कबूतर को तो काबक में बंद होने दो, और दूसरा जहां उड़ गया है जरूरी तो नहीं कि वहीं अपने अड्डे पर बैठा रहे। कबूतर काबक उड़ा, और लगता है तुमने कभी ना कभी कबूतरबाजी भी जरूर की है। वो तो खैर अब भी करती हूँ, और इस वक्त भी एक कबूतर मेरे सामने गुटर गूं किए जा रहा है, और मैं ये कहते हुए हंसती हुई उठी और जवाबी कार्रवाई से बचकर भाग रही थी। आदल की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके कमरे से निकल आई। उसी रात को मैं कविता के साथ लिए अपने कमरे से निकली, और राहदारी में इस वक्त कोई नहीं था। हम दोनों ही के चेहरे बदले हुए थे, और लिबास भी चेहरों के मुताबिक ही था। हमें कोई देखता तो देसी ईसाई ही समझता, और ऐसी ईसाई औरतें जो अंग्रेज़ों की नकल में कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न नजर आने की कोशिश करती हैं। और मैं पूरी तैयारी से चली थी, और मेरे हैंड पर्स में साइलेंट डेथ भी मौजूद थी। होटल की इमारत से बाहर आकर मैं पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ी, और बाजार मेरे अंदाज में लाउबालीपन था। लेकिन मैं इर्द गिर्द का जायजा लेती जा रही थी, और कविता को मैंने एक जगह खड़ा कर दिया और पार्किंग लॉट से कार निकाल लाई। कविता को भी मैंने अपने साथ आगे ही बैठाया। इस वक्त रात के 11 बजने वाले थे, और बंबई शहर पूरी तरह सोया नहीं था। सड़कों पर ट्रैफिक कम जरूर था, मगर इतना कम भी नहीं था कि इस वक्त हमारे कहीं जाने को कोई गैर मामूली बात समझा जाता। मैंने दानिस्ता इस वक्त का इंतखाब किया था। कविता को क्या करना है, और मैं उसे अच्छी तरह समझा चुकी थी। मैंने सयान और विलियम दोनों ही का हुलिया उसको ज़हन नशीन करा दिया, और होटल से गवर्नर हाउस तक का रास्ता मेरे ज़हन में महफूज था। सो कोई दुश्वारी नहीं हुई, और मैं सही सिमत बढ़ रही थी कि अचानक चौंक उठी। एक कार को मैंने अपने ताक़ब में देख लिया, और अपनी कार की रफ्तार बढ़ाकर मैंने रास्ता बदल दिया, और वो भी कार खासे फासले से ताक़ब करती रही। उस कार को डाल दिए बगैर अब गवर्नर हाउस का रुख करना लाहासिल था। तो आकब करने वाली कार में जो लोग भी रहे हों खासे ज़हीन और चौकन्ना थे, और मैंने कई मरतबा अपनी कार की रफ्तार घटा बढ़ाकर कोशिश की कि किसी तरह दरमियानी फासला कम हो जाए, मगर नाकाम रही। क्या खेल शुरू हो गया, और कौन लोग हो सकते हैं? कार ड्राइवर करते मैं सोचने लगी, और कविता को भी शायद खतरे का एहसास हो चुका था, और उसकी वजह मेरी मकसद ड्राइविंग ही थी। वो बार बार मुड़कर देख रही थी, और मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। बिला सबब वक्त ज़ाया होने से मैं कुछ झंझला गई, और पौने घंटे से ज़्यादा गुजर चुका था। मुताक़ब कार ने अब तक जान नहीं छोड़ी, और अपनी प्लानिंग में रखना अंदाज़ी मुझे बाहर गुजरने लगी। तो मजबूरन इंतहाई कदम उठाना पड़ा, और मैं शहर से बाहर निकल आई। अपनी कार को मैंने एक तरफ रोक लिया, और मेरी हदायत के मुताबिक कविता गायब हो गई। और जब कुछ देर बाद लौटी तो मैंने उसके चेहरे पर घबराहट देखी।
क्या हुआ, काम हो गया ना? मैंने दराफत किया। हाँ, उसने जवाब दिया। और उस कार में 4 आदमी थे और मैंने चारों को बेहोश कर दिया। कहो ना, घबरा क्यों रही हो? उनमें से एक बाल कमान था और तुमने तो कहा था कि सभी को। ठीक किया तुमने, मैं बोल उठी। अब ऐसा करो कि उनमें से सिर्फ बाल कमान को उठा लाओ। और कविता फिर चली गई और मुझे इस दौरान में एक मरतबा कुछ शुबा तो हुआ था कि कहीं वो लोग मकामी तंजीम के बंदे ना हों, मगर उनसे ऐसी हमाकत की तवक्का नहीं थी और मेरी हिफाजत की खातिर उन्हें इस हद तक नहीं बढ़ना चाहिए था। इस तरह तो बम्बई में मुझे नकलो हरकत करना दुश्वार हो जाता और नेक नीति के बावजूद कम अज कम आदल को यह समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या चाहती हूँ। उसकी सारी होशियारी और जहानत धरी की धरी हो गई थी और होटल के करीब ही वो मुकामी तंजीम के अरकान को साथ लिए मौजूद होगा। कार के मॉडल और नंबर से उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं और कविता मेकअप में हैं। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था और उन लोगों पर तरस भी जो अब सुबह से पहले होश में ना आते। कविता को मैंने यही हिदायत दी कि उसने मेरे हुक्म की तामील तो कर दी, मगर उन लोगों के साथ आदल को देखकर घबरा गई। आज की रात रायगा नहीं जानी चाहिए, मैंने सोचा। और विलियम किसी भी वक्त जुल देकर निकल सकता था और कविता की वापसी तक मैंने सोच लिया कि क्या करना है। हाँ, मकान को पीछे सीट पर लटा दो, मैंने कविता से कहा। और कविता मेरी हिदायत पर अमल करने के बाद आगे आकर बैठ गई और तो मैंने कार स्टार्ट कर दी।